आज हम द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास में जो चैप्टर है द्विघात समीकरण है ना, इसका नेम क्या है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको हम। तो द्विघात समीकरण, इससे रिलेटेड एक और चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, चैप्टर 2 द्विघात बहुपद। क्या पढ़ चुके हैं? द्विघात बहुपद। तो द्विघात का अर्थ आप पहले से जानते हो और बहुपद का मतलब भी आप जानते हो। अब बहुपद और समीकरण में एक छोटा सा डिफरेंस है। बहुपद और समीकरण में क्या है? एक छोटा सा डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है कि बहुपद में इक्वल 0 नहीं होता है और समीकरण में इक्वल 0 लग जाता है ना। जो बहुपद वाला आपने जो उसको अपन मानक द्विघात बहुपद बोलते हैं, ax² + bx + c, वो एक मानक द्विघाती बहुपद है। अगर उसमें आपने इक्वल टू 0 लगा दिया तो वो मानक द्विघाती समीकरण बन जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो पहले उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीजें अपन समझ लेते हैं, उसके बाद में उनको पूरा मतलब चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या पढ़ेंगे अपन उसको समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास में जो है, सबसे पहले हमको पढ़ना रहता है चर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? चर, है ना, जिसको कि हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ये से आपको पता भी है कि चर क्या होते हैं। चलो बताओ चर क्या होते हैं? हाँ, अगर डायरेक्टली बोले तो ABCD है, XYZ जो भी आप बोल रहे हो, है ना। लेकिन अगर उसको विद डेफिनेशन बोले तो हाँ, ऐसी भौतिक राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं के दौरान क्या होते रहता है? बदलते रहता है। अर्थात कि वो निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित। उनके मान निश्चित नहीं है। निश्चित मान वाले चर अचर कहलाएंगे और जिनके मान अनिश्चित है वो कहलाएंगे हमारे पास में चर। तो यहां पर हमारे पास में अगर हम देखें, चर ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके मान बदलते रहते हैं। लेकिन किसके दौरान बदलते? कब बदलते हैं? गणितीय संक्रिया है। और गणितीय संक्रिया कितने प्रकार की होती है? अरे गणितीय संक्रिया कितनी है? हाँ, 4 ही तो है। कौन सी है? बस प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यही 4 है। तो ये जब 4 आप अप्लाई करोगे किसी समीकरण, किसी द्विघाती बहुपद पर, तो वो जो है हमारे पास में उसका जो आंसर आएगा वो बदलते रहेगा, है ना। मतलब कोई भी समीकरण रहेगा उसको जब हल करेंगे तो किसी समीकरण का कोई उत्तर आएगा, किसी समीकरण का कोई उत्तर आएगा, किसी बहुपद का कोई उत्तर आएगा, किसी बहुपद का कोई उत्तर आएगा। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू हर बार अलग अलग आएगी अगर अलग अलग नंबर्स उसमें दिए रहेंगे तो। ठीक है, तो चर का मतलब आप जान चुके हो कि ऐसी जो मतलब जिनके मान क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। आ रही कि नहीं बात समझ में? है ना। और जैसे अबसद भी बोल सकते हैं इसकी जगह पर हम। इसके बाद में आता है हमारे पास में अचर। कौन आता है? अचर, क्योंकि इसमें अचर भी रहेगा। तो अचर जैसे कि अभी अपन ने समझा कि ऐसी राशियां जिनके मान क्या नहीं होते, बदलते नहीं। अच्छा, एक चीज है लेकिन इसमें अदर नंबर्स भी आ जाएंगे, जैसे कि माइनस वाले भी आ जाएंगे, अपॉन वाले भी आ जाएंगे, है ना, रूट वाले भी नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अचर में। तो अचर में करनी वाले या इस प्रकार के माइनस वाले, 0, ये सब आ जाएंगे। आगे बात समझ में कि नहीं है? क्लियर हो गया? इतना भी समझ में आ गया? अब चर और अचर मिलकर के बनाते हैं व्यंजक। चर और अचर मिलाकर के क्या बनाते हैं? व्यंजक। ठीक है, तो दोनों मिलकर के व्यंजक बनेगा। ठीक है, और व्यंजक जो रहते हैं, व्यंजक मिलकर के बनाएंगे समीकरण। क्या बनाएंगे? समीकरण। लेकिन समीकरण में एक खास बात होती है। और समीकरण की खास बात क्या होती है कि हाँ, बराबर नहीं, 0 नहीं, उसमें बराबर का मतलब चिन्ह रहता है, सिंबल रहता है। उसमें इक्वल रहता है। क्या रहता है? इक्वल। आपने वो किलो तराजू देखा है कि नहीं देखा? उसमें 2 पल्ले होते हैं कि नहीं होते? जैसे उसमें 2 पल्ले होते हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, वैसे ही समीकरण में भी 2 पक्ष होते हैं। समीकरण में भी क्या होते हैं? 2 पक्ष होते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको समझनी, मतलब आपको समझ में आनी चाहिए। अब आता है हमारे पास में द्विघात। तो द्विघात का मतलब होता है मतलब जिसकी 2 घात हो। कोई भी आपके पास में समीकरण हो या बहुपद हो जिसकी पावर 2 हो, है ना, वो द्विघाती कहलाएगा, है ना। जिसकी घात 2 हो। जिसकी घात कितनी हो? 2। जिसकी घात 2।
तो जिसकी भी घात 2 होगी वो द्विघात कहलाएगा। जिसकी भी घात 2 होगी वो क्या कहलाएगा? द्विघात कहलाएगा। इसके बाद में द्विघात के बाद में बारी आती है समीकरण की। किसकी आती है? समीकरण। ठीक है, अब समीकरण की बात अगर आती है हमारे पास में, तो समीकरण मतलब क्या होता है देखेंगे अब हम। तो समीकरण मतलब क्या होता है? जिसमें दो पक्ष हो, है ना, बीजीय व्यंजक की ऐसी व्यवस्था, है ना, बीजीय व्यंजक की ऐसी व्यवस्था जिसमें दो पक्ष होते हैं, है ना, तथा उनके बीच में बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? उसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण। क्लियर हो गया? है ना, समीकरण में बराबर के चिन्ह को समता बोला जाता है ना, जिसमें समता का चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बीजीय व्यंजक की ऐसी व्यवस्था, है ना, बीजीय व्यंजक की ऐसी व्यवस्था, है ना, ऐसी व्यवस्था जिसमें, है ना, जिसमें दो पक्ष होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं तथा उनके मध्य, है ना, समता, जिसको कि हम बराबर बोलते हैं ना, समता के चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या होता है? समता के चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि अपन ने ये लिख दिया 2x + 5 = 0, ये एक समीकरण है। ये नहीं कह रहा मैं कि द्विघाती समीकरण है, हाँ रैखिक समीकरण है, बट ये एक समीकरण है समीकरण। दिखाई दे रहा है कुछ की नहीं दिखाई दे रहा है ना? ध्यान है ना? देखो यहां पर ये वाला एक पक्ष हो गया, इसको हम बोलेंगे बाया पक्ष, और ये वाला कौन सा पक्ष हो जाएगा? और हम ये मानते हैं इस समीकरण में कि बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ये मानना ही होता है हमको। यहां आप 0 देख करके ऐसा मत सोच लेना कि सर इधर तो 0 है ना, तो बराबर कैसे हुए? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में? समीकरण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उनके दोनों ही पक्ष क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं ना। फिर वो सॉल्व करो, जो भी करना है उसमें चर के मान निकालो, जैसा भी जो भी समझना है आप वो कर सकते हैं। आगे के बाद समझ में कि नहीं आई? इतना समझ में आ गया? अब द्विघात का मतलब और समीकरण का मतलब समझ में आ गया? अगर अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? द्विघाती समीकरण। आ गया समझ में? तो द्विघात समीकरण मतलब कि जब समीकरण में घात कितनी हो? 2। समीकरण में घात कितनी हो? 2, तब उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। तो अब हम क्या लिखेंगे भाई द्विघात समीकरण की परिभाषा? अगर हमको द्विघात समीकरण की परिभाषा अगर बनानी हो या लिखनी हो तो हम द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसा समीकरण, है ना, ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, द्विघाती समीकरण कहलाता है। अरे समझ में आया कि नहीं है? क्या लिखेंगे? ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, द्विघाती समीकरण कहलाता है। आ गया समझ में? अब इसके हम मानक रूप पे चलेंगे, है ना, तो ये आप लोग लिख लोगे। अब इसके बाद में जो है अब हम मानक रूप समझेंगे इसका। ठीक है, मानक रूप को हम बोलते हैं मानक रूप को और हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बताओ? हाँ करेक्ट, व्यापक रूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापक रूप। ठीक है, तो इसका मानक या व्यापक रूप जो होता है वो ये होता है। देखो ax² + bx + c = 0 लगेगा। इसमें क्या लग जाएगा? 0। अरे इज इक्वल क्या लगेगा? 0। जहां पर कोई बताए मेरे को कि जहां पर क्या कंडीशन हो सकती है इसके लिए, बताओ। वास्तविक संख्या है। नहीं, ए बी सी तीनों ही वास्तविक संख्या है, और एक कंडीशन है एक की जगह पे 0 है। करेक्ट। ए की जगह पर क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। अगर ए के जगह पर 0 हो गया तो फिर वो द्विघाती रहेगा कैसे? जरा देखो तो, ए की जगह पर क्या लगाया अपन ने? 0। तो अगर यहाँ 0 लग गया तो 0 x² नहीं हो जाएगा? और 0 का मल्टीप्लाई जिसमें हो जाए वो खुद 0 हो जाए। होता है कि नहीं? तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास में bx + c, और bx + c में आपको कहीं पर चर की घात 2 दिखाई दे रही है? नहीं। जब चर की घात 2 है ही नहीं तो वो द्विघाती कहलाएगा ही नहीं। तो याद रहे कि जिस घात में, जिस चर में घात 2 लगी है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। उसका गुणांक क्या नहीं होना चाहिए? 0। हाँ, नहीं तो सब 0 हो जाएगा। वो समीकरण ही 0 हो जाएगा। वो मतलब द्विघाती समीकरण ही रह जाएगा।
तो यहां पर सबसे पहली कंडीशन होती है जहां a इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। जहां a इक्वल नॉट क्या होना चाहिए? 0। सबसे पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं कि a b c है ना, a b c बराबरी से कौन सी संख्या है? हाँ, वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है ये? वास्तविक संख्या। तो ये है वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्या आ जाती है। वास्तविक संख्या में क्या होता है? सभी प्रकार की संख्या आ जाती है। कहने का मतलब प्लस वाली, माइनस वाली, है ना, इनटू, डिवाइड, आपका डेसिमल, दशमलव वाली, करनी वाली, अंश हर वाली। समझ में आ गया? सभी प्रकार के नंबर, आप जो भी नंबर जानते हो वो सारे नंबर्स ये एबीसी की जगह हो सकते हैं। जो भी आपने देखे नंबर्स वो सारे नंबर्स हो सकते हैं, है ना। बस सिंबल वगैरह नहीं यूज करना है, जैसे पाई वगैरह यूज नहीं कर लेना है। बात समझ में आई क्या? है ना। अरे बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है पक्का? हाँ। तो ये जो है हमारे पास में ए बी सी की जगह पर, मतलब क्या होगा, ये ए बी सी की जगह पर आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा इसमें, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि ए की जगह पर मैंने ले लिया 2, तो क्या हो गया 2x² प्लस, मैं यहाँ पे बी की जगह पर ले लेता करनी 3, √3 ले लिया तो √3x, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? माइनस। सी की वैल्यू माइनस में ले लेंगे तो माइनस मैं ले लेता हूँ 1/3। समझ में आ गया? तो भी ये द्विघाती समीकरण है। क्यों है? क्योंकि क्योंकि हमारे चर की घात कितनी है? 2, और एबीसी की जगह तो वास्तविक संख्या आना ही है ना। और वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है, प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है ना। उसके बाद में दशमलव की हो सकती है, करनी वाली हो सकती है, या अंश बटे हर में हो सकती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ। अब जो है हमको एक आता है मूल। तो आपने चैप्टर 2 में भी मूल शब्द से परिचित हो, आप पढ़ा था आपने मूल या नहीं पढ़ा था? है ना, मूल। तो इस समीकरण में जो मूल होंगे वो x के होंगे, और कितने उत्तर आएंगे इसके बताओ? कितने मूल आएंगे? 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2। चैप्टर 2 में आप उनको 0 बोला करते थे, शून्य बोला करते थे, आ रहा याद? तो क्या बोलते थे अपन? नहीं, कुछ और। हाँ, जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्य। अगर उसकी घात 1 है तो शून्य कितना निकलता था? 1। बस यहाँ पे वही फंडा यूज करना है आपको कि जिसकी जितनी पावर उसके उतने मूल, जिसकी जितनी घात उसके उतने मूल। समझ में आया? तो यहाँ पर कितनी घात है? 2। तो कितने मूल होंगे? 2। मतलब x के कितने मान आएंगे? 2। आई क्या बात समझ में कि नहीं आई? x के कितने मान होंगे? 2। क्लियर हो गया? तो हमारे पास में इनको जो है मूल को जो है हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो 2 मूल होंगे, है ना। द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, है ना। द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? 2। हाँ, तो ये सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? 2। हाँ, ठीक है। दूसरी बात कि वो मूल को निकालने के तरीके होते हैं हमारे पास में। उन मूल को क्या कर सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उनके तरीके क्या क्या होते हैं देखो, है ना। अब इनके मूल निकालने के तरीके, ठीक है, आप मूल किस प्रकार से निकाल सकते हो? ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहला तरीका होता है गुणनखंड के द्वारा। काय के द्वारा? ठीक है, ठीक। और दूसरा एक और तरीका होता है हमारे पास में कि एक हमारे पास में श्रीधराचार्य सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? हाँ, श्रीधराचार्य सूत्र होता है, जिसको कि अपन बोलते हैं द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं उसको हम? पहले इसको श्रीधराचार्य सूत्र कहा जाता था। ठीक है, इसी को क्या बोलते थे? है ना, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, बड़ी की मात्रा आती है। तो श्रीधराचार्य सूत्र जो है, इससे पहले इसको द्विघाती सूत्र को पहले श्रीधराचार्य सूत्र कहा जाता था। अब आपको गुणनखंड विधि के द्वारा मतलब आपको पता है कि उसमें क्या करते हैं? बीच के पद को तोड़ते हैं, है ना। बीच के पद को तोड़ देते हैं, है ना। और ऐसा तोड़ते हैं कि जो पहले और तीसरे पद का जो गुना होता है, मतलब कि
इसका और अचर पद का जो गुना होगा, ठीक है ना, उसके गुने के बराबर ये बीच वाले पद को तोड़ने पर, है ना, उनका भी गुना उसके बराबर होना चाहिए, है ना, और जोड़ घटाने में भी वो बराबर होना चाहिए। आपने चैप्टर 2 में सीखा था, है ना। यहाँ पर भी उसका प्रयोग आप यहाँ पे जैसा का वैसा करोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक। और द्विघाती सूत्र क्या होता है? देखो, द्विघाती सूत्र जो है आपके पास में इस प्रकार से होता है। एक से इक्वल यहाँ पे लेते हैं हम प्लस और माइनस, ठीक है। एक से इक्वल माइनस भी लेते हैं, यहाँ पे माइनस भी, यहाँ पर लेते हैं प्लस माइनस, और अंडर रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। अब देखो यहाँ पर कौन कौन क्या क्या है। a मतलब क्या है? ये यहाँ वाली वैल्यू, समझ में आ गया? इसका मान आप कहाँ रख दोगे? यहाँ a की जगह पर, समझ में आ गया? ठीक, और उसमें 2 का गुना कर देंगे। b मतलब कौन? यहाँ वाला मान। b मतलब कौन सा वाला मान हो गया? ये हो गया। आ गया समझ में? तीसरा, और यहाँ पर भी b मतलब कौन सा? यही वाला मान। यहाँ पर 4 कांस्टेंट राशि है ना, अचर पद है, उसका कोई मान नहीं है, जो 4 है 4 है। a का मान वापस से आप यहाँ से लोगे और c का मान आप वापस से यहाँ से लोगे। आगे बात समझ में? और वो पूरे मान रख करके जब आप द्विघाती समीकरण होगा उसमें के पूरे मान रख करके आप x की वैल्यूज निकाल सकते हो। अब आप सोचोगे कि 2 उत्तर कैसे आएंगे, तो कोई समझ पा रहा है कि 2 उत्तर कैसे आएंगे? समझ पा रहे हो? अरे यहाँ पे देखो जरा गौर से, क्या लिखा है यहाँ पे? धन और ऋण। एक बार आप प्लस का सिंबल लोगे और एक बार आप माइनस का सिंबल लोगे, आपके हो जाएंगे 2 उत्तर। क्या हो जाएंगे आपके? 2 उत्तर। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आगे इतना समझ में? अब इस चैप्टर में और एक चीज बचती है, ठीक है, जो अपने को पढ़ने में आएंगी, और वो है विविक्तिकर। क्या है? विविक्तिकर, है ना। ये पहली बार आपके लिए पहला ही नाम है ये, विविक्तिकर, है ना। तो विविक्तिकर क्या होता है उसको देखेंगे। विविक्तिकर, विविक्तिकर को जनरली डी से डिनोट करते हैं, है ना, डी से प्रदर्शित करते हैं इसको। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? डी से। ठीक है, आगे क्या समझ में कि नहीं है कि डी से प्रदर्शित करते हैं विविक्तिकर को। और इसका मान कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं है इसमें। d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac है। क्या है? हाँ ना, विविक्तिकर मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ नहीं है यहाँ का मान है ये, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। लेकिन इससे हमको विविक्तिकर निकालने से हमको 3 चीजें पता चलती है। मूल की प्रकृति ज्ञात होती है उससे। मूल की प्रकृति का मतलब मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है। मूल हमारे पास में, मूल मतलब ये जो निकलते हैं ना गुणनखंड के द्वारा या श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र से आप निकालते हो, उनको मूल बोलते हैं हम लोग। तो वो कैसे होते देखो, पहले तो एक उनका उत्तर क्या आ सकता है कि माइनस में हो सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे तो उसके उत्तर क्या हो सकते हैं? 0। अरे हो सकता है कि नहीं? एक तो पहला उत्तर के 0 हो सकता है, दूसरा उत्तर के माइनस हो सकता है, तीसरा उत्तर के प्लस में हो सकता है ऐसा? अरे हो सकता है कि नहीं? हाँ, तो अब 3 उत्तर आपको मैंने बताए। तो यदि हमारे पास में x के मान माइनस में आ रहे हैं, काय में आ रहा है? माइनस में, तो वो मूल जो है हमारे पास में वो कहलाता है अवास्तविक। क्या कहलाता है वो मूल? अवास्तविक। उसको काल्पनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्पनिक। और यदि d मतलब विविक्तिकर का मान, मतलब इस सॉल्यूशन का मान 0 आता है तो उसको समान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समान। कि मूल समान है। कैसे है? समान है। ठीक है, वास्तविक और समान है। और तीसरा आता हमारे पास में कि प्लस में उत्तर आ जाए। कैसा आ जाए? प्लस में। तो प्लस में जब अगर आएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि मूल कैसे है? वास्तविक है। कैसे है? वास्तविक और असमान है। असमान मतलब कि अलग अलग। देखो, एक x का मान आपके पास में 5 आ गया और एक बार x का मान 8 आ गया, अलग अलग हुए कि नहीं हुए? तो आपके पास में 3 नाम याद रखोगे, एक वास्तविक, एक समान और एक अवास्तविक। तो वास्तविक मतलब जिनका उत्तर क्या में आएगा? प्लस में आएगा। समान मतलब किसका? जिसका 0 आएगा, मतलब इनका इसका उत्तर जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और तीसरा क्या? माइनस आएगा।
बात समझ में आ गई? हाँ, तो मूल जो है हमारे पास में इस प्रकार से रहते हैं। ठीक, अब देखो यदि डी को ही अपन वो मान ले रहे हैं, यदि डी का मान, ठीक है, डी बड़ा है, डी बड़ा है मतलब कि पॉजिटिव है, कैसा है? इससे 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान। ये हो गया वास्तविक, डायरेक्ट आप तो वास्तविक लिखो। अगर d इज इक्वल 0 है, d इज इक्वल क्या है? 0, तो ये समान होंगे, सिर्फ क्या होंगे? समान। और थर्ड कंडीशन क्या है कि d का मान यदि शून्य से, देखो d छोटा हो जाए मतलब माइनस में उत्तर आ जाए, इसका उत्तर कितना है? माइनस में, तो मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे। जब आप समीकरण को हल करोगे और ये मान निकालोगे तब आपको समझ में आ जाएगा अपने आप कि इसका उत्तर भैया ऋण में आया है, मतलब वो अवास्तविक है। इसका उत्तर जो है बराबरी से 0 आ गया है, तो ये समान है, मूल समान है। और यदि उत्तर जो है हमारे पास में डी का मान धन में आ गया है, तो वो वास्तविक है। तो इतनी चीजें चैप्टर में अपने को अगर देखा जाए तो पढ़ने को मिलेगी, है ना। इससे रिलेटेड मतलब आपको जो भी कुछ पढ़ने को मिलेगा वो इससे रिलेटेड ही मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको चर वर अचर वगैरह ये सब पता होना चाहिए, घात पता होनी चाहिए, 2 घात रहेगी तभी वो द्विघाती बहुपद होगा। समीकरण के बारे में पता होना चाहिए, द्विघात समीकरण क्या होता है आपने देखा है ना, कि ऐसा विजयी व्यंजक है ना जिसमें कि चर की घात 2 हो, ठीक है, चर की घात कितनी हो? 2 हो, तो वो हमारे पास में क्या कहलाएगा? द्विघाती समीकरण कहलाएगा, है ना। आगे बात समझ में। और आगे भी आपको मानक रूप बताया द्विघाती समीकरण का क्या होता है, उसमें a इक्वल नॉट 0, है ना। ये याद रखिएगा कि a का मान 0 होना ही नहीं चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो वो द्विघाती समीकरण रहेगा ही नहीं। उसके बाद में जहां पर मतलब है ना a इक्वल नॉट 0, a b c तीनों ही कौन होंगे? वास्तविक संख्या। देखिए ऑब्जेक्टिव में आता रहता है ना, इस समीकरण में ये क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि वास्तविक संख्या है। कैसी है? वास्तविक संख्या है। उसके बाद में मूल, तो द्विघाती समीकरण के 2 मूल होते हैं, है ना। 2 घात है तो 2 मूल होंगे, है ना। एक घात का एक ही मूल निकलेगा। उसके बाद मूल आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपने को 2 तरीके पढ़ना है। आगे बात समझ में। उसके बाद में गुणनखंड द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट पता करना है कि उसके मूल कैसे होंगे, निकाले या नहीं निकाले। तो आप यहाँ पे मान रखकर डायरेक्ट पता कर लो। अगर वास्तविक है तो उसके मूल निकालो ये वाली विधि से, और अगर नहीं है वास्तविक तो मत निकालो। इस प्रकार से मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में।